नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से। नाबालिग के साथ हैवानियत की गई है। गांव के ही 4 युवकों पर आरोप लगा है हैवानियत का। खबर यह है कि ग्रामीणों की मदद से 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पकड़े गए हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी चल रही है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है। तो गांव के ही 4 युवकों पर यह गंभीर आरोप है। मधुबनी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां नाबालिग के साथ हैवानियत हुई है। गांव के ही 4 लड़के हैं जिन पर यह आरोप लगा है। हालांकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि अभी भी छापेमारी जारी है 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, अपडेट बताएं। विवेक, ये अभी बाकी के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। जो पकड़े गए थे ग्रामीणों की मदद से, बस अभी वही पुलिस को बस कामयाबी के नाम पे बस वही मिली है। और ये घटना असल में 24 जून की ही है। उस समय ये पहले जो सब लोकलाज के डर से या धमकी के कारण पीड़िता या पीड़ित पक्ष वो पुलिस के पास नहीं पहुंचा था। लेकिन वो कल जो सो ये थाने में पीड़ित पहुंची और कल इस मामले का खुलासा हुआ। जब वो थाने में आकर पीड़ित अपनी पूरी वो बीती बताई पुलिस को, उसके बाद इसी दौरान फिर जब ग्रामीणों को पता चला तो गांव के ही लड़के थे, तो 2 को ग्रामीणों ने पकड़कर पहले उसकी काफी पिटाई कर दी, फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। अमित, ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई हैं, तो उसको रोकने के लिए, बैन के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? हाँ, पुलिस उसमें अपने ये जो सोशल मीडिया का इनका जो सेल है उसकी मदद ले रही है और अभी फिलहाल उस चीज को जो मतलब कि आगे और ज्यादा ना फैले इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस ये जो यहाँ कामनी वाला जो सदर की एएसपी हैं, उनका कहना है कि इस मामले को पुलिस काफी गंभीरता से ली है, क्योंकि वो गांव के ही 4 लड़के हैं और ये बताया जा रहा है कि बच्ची वो गांव में देर शाम 24 तारीख को शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान ये वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम खबर के लिए, अपडेट के लिए। तो मासूम के साथ महापाप 4 युवकों पर आरोप लगा है। 2 पकड़े गए हैं, 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हालांकि जो आईटी सेल है, साइबर सेल है, उसे मुस्तैद कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये जो वीडियो है प्रसारित ना हो पाए। और अगली खबर है कैमूर से, जहां कट्टा लहराकर धमकी देते हुए 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कैमूर के एसपी ने इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। रामगढ़ के डरवन गांव में 1 महीने पहले नाली को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई थी और ये वीडियो उसी वक्त का बताया जाता है। तो कैमूर के एसपी ने आदेश दिया है, धमकी देने का ये वीडियो वायरल है। प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश चल रही है। और अगली खबर है अरवल से, जहां NH 139 के पहाड़पुर गांव के पास उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस ने एक ट्रक से 290 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही ट्रक ड्राइवर समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसपी राजीव रंजन ने बताया है कि गिरफ्तार तीनों तस्करों से पूछताछ जारी है और लगभग 45 लाख रुपए की लागत वाली गांजा उड़ीसा से समस्तीपुर पहुंचाई जानी थी। की जा रही है जी, और वजन भी उसका कराया जा रहा है, तो क्लियर नहीं है जी। सर कितना पकड़ा, कितना गिरफ्तारी हुई सर? 3 गिरफ्तारी है अभी। और चलिए अरवल के बाद सीधे आरा की तरफ रुख करते हैं, जहां राजद विधायक को मारने आए 13 में से 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बहराड़ा थाना के केशवपुर गांव की है और बीती देर रात शादी समारोह में आए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों की मदद से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधियों ने बड़हरा से आरजेडी विधायक सरोज यादव के सामने ही उन्हें मारने की बात कबूली। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बैठो आराम से, अब जाओ। आज से देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया। बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए 31 जुलाई तक इसे बढ़ाने की घोषणा कर दी। अनलॉक 2 को लेकर और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जानते हैं। तो आज से अनलॉक 2 की शुरुआत। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल पर पूरी तरह से पाबंदी है।
मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल जैसे कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, बिहार सरकार ने उसी का पालन करते हुए 31 जुलाई तक अनलॉक 2 बढ़ाने की घोषणा कर दी है। भारत सरकार ने कई सारे जरूरी निर्देश दिए हैं, उसी का पालन करते हुए बिहार सरकार ने भी तय किया है कि जो भी शॉपिंग मॉल, दुकान वगैरह हो, उसमें जो ग्राहक हैं या फिर जो दुकानदार हो, उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन को लेकर भी भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, उसके अनुसार राज्य सरकार अपने स्तर से फैसला ले सकती है। तो जाहिर तौर पे महत्वपूर्ण घोषणा है। साथ ही जो भी वाहन चालक होंगे, जो वाहन में बैठेंगे सवारी, उन्हें भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और जो लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर से कार्रवाई करें। तो जाहिर सी बात है, आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है और इसका पालन कड़ाई से हो, इसके लिए बिहार के अपर गृह सचिव अमित सुबहानी ने जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है और कोरोना का मामला जैसे बिहार में बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए इसका कड़ाई से पालन होना बेहद जरूरी है। साथ ही हमें और आपको जागरूक होना भी पड़ेगा। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए सबसे बड़ी खबर, पटना के पालीगंज में विवाह समारोह में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया। इस समारोह में शामिल 111 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेहटा के आइसोलेशन वार्ड में सभी को भर्ती कराया गया। पालीगंज के बीडीओ चिरंजीवी पांडे के मुताबिक डीह, पाली, मीठा कुआं, मेरा बीबीपुर, निरखपुर, बाबा बोरिंग रोड और पुरानी बाजार को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पालीगंज बाजार में सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो लॉकडाउन के समय खुली थी और हर बैरिकेडिंग के पास दंडाधिकारी तैनात हैं। पुलिस की टीम ने पालीगंज बाजार में फ्लैग मार्च किया है। सभी दुकानों को बंद कराया गया है। पटना के डीएम ने इस मामले में एसडीओ से रिपोर्ट तलब की है। कंटेनमेंट एरिया में तब्दील किया गया। एक डी पाली है, पुरानी बाजार है, मीठा कुआं है, नीरखपुर है, बाबा बोरिंग रोड है, आपका खपुरा, मेरा बीबीपुर, इन 7 जगह को कंटेनमेंट एरिया में वहाँ पे बांस वगैरह से सील कर दिया गया है। स्थिति पालीगंज का इतना बद से बदतर की स्थिति हो गया है। यहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर है और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों काफ़ी लापरवाह हैं और यहाँ पब्लिक पर जरा सा भी कोई ध्यान नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के फैसले ने राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब दागी उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। अब दागी नेताओं को टिकट देने पर तमाम पार्टियों को अब बताना होगा कि आखिर ऐसे नेताओं को उन्होंने टिकट क्यों दिया और इसकी जानकारी भी समाचार पत्र के माध्यम से देनी होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब दागी नेताओं के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि कोई दल ऐसा नहीं जहां दागी ना हो। एक नजर डालते हैं दलों और उनके दागी नेताओं की संख्या पर। राजद कुल विधायक 80, दागी सदस्यों की संख्या 46, जेडीयू कुल विधायक 71, दागी सदस्यों की संख्या 37, बीजेपी कुल विधायक 53, दागी सदस्यों की संख्या 34, कांग्रेस कुल विधायक 27, दागी सदस्य 16, एलजेपी कुल विधायक 1, दागी सदस्य 1, सीपीएम कुल विधायक 3, दागी सदस्य 3, यानी 243 विधायकों में से 138 विधायक दागी हैं। एडीआर के मुताबिक अब राजनीतिक दल इन दागियों को टिकट देने से पहले कई बार सोचेंगे। उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड के विषय में 3 बार अखबारों में या जो वाइडली सर्कुलेटेड अखबार है उसमें 3 बार इश्तिहार देंगे और स्थानीय न्यूज चैनल्स पर भी इसके बारे में इश्तिहार देने का काम करेंगे, जिसमें अपने बारे में विस्तृत जानकारी होगी। जाहिर है एडीआर की रिपोर्ट तमाम पार्टियों के लिए गंभीर मसला है। चुनाव आयोग के इस फरमान पर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन दागी को टिकट देंगे या नहीं, इस पर कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा। और नीतीश कुमार जी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है।
ये चिंता करें वो लोग जो लोग आज तक अपराधी के बल पर अपनी सरकार बनाने की प्रयास करते रहे हैं, भ्रष्टाचारी के बल पर प्रयास करते रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने एक अच्छा संदेश दिया, हम उसका समर्थन करते हैं। तैयार होना, दागी होना है कि क्या अलग अलग चीज़ें जो हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी जब इलेक्शन कमीशन इसको क्लियरली डिफाइन करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पूरे विषय के लिए बहुत ही स्वागत करती है और इस तरह के कोई भी पहल होगा तो उसमें हम लोग बहुत सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र नहीं चल सकता है। क्या बिहार में सबसे ज्यादा दागी हैं, सबसे ज्यादा अपराधी हैं? इन सभी सवालों को देखना पड़ेगा, चूंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता है और इलेक्शन कमीशन के पत्राचार से अगर निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे तो देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। बहरहाल तमाम पार्टियों को उम्मीदवारों के नाम पर अब नए सिरे से सोचना और तय करना होगा, नहीं तो जवाब चुनाव आयोग को देना होगा और साथ ही आम जनता को भी। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में बिहार के बड़े सियासी दल वर्चुअल रैली के जरिए जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे दलों ने इसका विरोध कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में बिहार में विधानसभा चुनाव का रंग बदला बदला दिख रहा है। राजनीतिक दलों ने कोरोना से बचने के लिए चुनाव प्रचार का तौर तरीका बदल दिया है। सीएम नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के कई नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठकें कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने वर्चुअल रैली का रास्ता निकाल लिया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए अगर वर्चुअल तरीके से अगर लोगों के बीच अपनी बातें रखते हैं तो इसमें कौन सा हर्ज है? इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा जो है से फंड की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आरजेडी, हम, रालोसपा, वीआईपी और जाप जैसे राजनीतिक दल इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। इन दलों का कहना है इनके पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही ये तरीका जायज है। कहिएगा कि डिजिटल रैली करिए तो ना गरीबों के पास में लैपटॉप है और ना संसाधन है। हमें सीमित संसाधन में काम करना है, तो हम पूरी तरीके से वर्चुअल रैली, वर्चुअल प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं देश में, उसका हम विरोध करते हैं। किस तरह की रैली से चुनाव बिहार का न हो, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं जो धनवान पार्टियां हैं, अब धन के प्रयोग कर काम कर लेगी, लेकिन जो पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो गरीब दल की पार्टी हैं, जो धन का गलत उपयोग नहीं करती है, उसके लिए संभव नहीं है कि इस तरह की रैली करा करके हम विधानसभा का चुनाव लड़ें। वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया का विरोध भले ही बिहार की कुछ सियासी पार्टियां कर रही हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते असर ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में इसकी भूमिका बड़ी होने वाली है। रवेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब बात करेंगे आज से बदल रहे नियमों की, जिसे जानना बेहद जरूरी है, और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो आज से बदल गए हैं। चलिए, 1 जुलाई से बैंकिंग कंपनी खोलने और पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव होने वाला, और इसका असर आपकी जेब पर सीधे तौर पर पड़ेगा। इसमें एटीएम से कैश निकालने और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर नियम शामिल हैं। हम आपको ऐसे बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो आप पर असर डालेंगे, जिनमें बदलावों की अगर हम बात करें तो आज से ईपीएफओ अकाउंट से पैसा निकालना नहीं रहेगा आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट से एक तय रकम निकालने की छूट दी थी, और इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई, और ऐसे में आज से आप पीएफ एडवांस क्लेम नहीं कर पाएंगे। आज से सबका विश्वास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना का भुगतान की जो डेडलाइन है 30 जून को खत्म हो गई, और आज से इस स्कीम का कोई लाभ नहीं ले पाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद वो इस स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी। पीएनबी सेविंग अकाउंट पर ब्याज कम मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.50% की कटौती की है, और ये कटौती आज से लागू होगी, और इसके बाद बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा।
पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% सालाना और 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर 3.25% सालाना की ब्याज दर से हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो आज से नई कंपनी खोलना आसान होगा, क्योंकि अब घर बैठे सिर्फ आधार के जरिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं और अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। नए नियमों के मुताबिक कंपनी शुरू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। इस जरूरत को खत्म कर दिया गया। बदल जाएगा एटीएम से कैश निकालने का नियम, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को एटीएम से कैश निकालने के नियम में जो राहत दी गई थी वो आज से नहीं मिलेगी। सरकार ने एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए थे। सरकार ने 3 महीनों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच एक बड़ी राहत दी थी और ये छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म हो गई। औसत न्यूनतम बैलेंस मेंटेन आपको करना होगा। कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस अनिवार्यता नहीं होगी। ये आदेश अप्रैल से जून महीने तक के लिए था और ऐसे में खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने पर लोगों को किसी तरह का जुर्माना नहीं चुकाना था। लेकिन आज से आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। तो बिहार पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा। अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कटिहार और अररिया में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। मॉनसून ने दस्तक दी और बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंगा समेत राज्य में बहने वाली तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी। पटना में गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की तेजी से बढ़ रहा है। जानकार हैं वो बताते हैं कि हर घंटे प्रति घंटे जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है और यहाँ पे जो है इसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन जो है, आपदा विभाग, राज्य सरकार जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि आप जो नदियों में जो है उससे दूर रहें। हालांकि अभी भी पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जो पटना के लोगों के लिए थोड़ी राहत देने वाली बात है। लेकिन दरभंगा के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान और कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने से जिले के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात ये है कि कमला बलान के पश्चिमी तटबंध से पूरब के सभी 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है, जिसकी वजह से करीब 50,000 की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी किनारों पर बसे इटहर पंचायत के चौकिया गांव के कई घर तो नदी के बहाव में बह भी गए। यहां तक कि गांव से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़कों पर घुटना भर पानी चढ़ गया है और लोगों को नाव का ही सहारा है। कोई देखे बाहर करे हमरा आर के, हां कि घर कट गए, ओन पान सब कुछ हमरा भाइस गले, कुछ मिले छै हमरा आर के, हां कुछो न करो, वोट देम सरकार के। सरकार की देन हमरा आर के, हां गरीब लोग मरे छी। दरभंगा जैसी ही स्थिति कटिहार के कुछ इलाकों में देखने को मिली। महानंदा के बढ़े जलस्तर के कारण प्राणपुर विधानसभा के जल्ला हरेरामपुर को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पहले ही पानी में बह गई। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है और करीब 70 से 80 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यह सड़क बनने से बस्ती का पूरा इधर से जाना आना हो रहा था और बढ़िया सुविधा था और सुबह मतलब पानी ज़्यादा होने के कारण यह सड़क कटा है, जो कि महानंदा में फुल ओवर होने से कट गया। अररिया में बारिश और बकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से NH 327 पर बने भंगिया बेली ब्रिज अप्रोच पथ पर तेजी से कटाव शुरू हो गया है। आरपी कंस्ट्रक्शन ने 4 महीने पहले ही काम शुरू किया था, लेकिन बारिश की वजह से काम रुक गया और अब शुरू हुए कटाव की वजह से अररिया सिलीगुड़ी मार्ग पर संपर्क भंग होने का खतरा मंडराने लगा है। मतलब मॉनसून की दस्तक के साथ ही बिहार के कुछ इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। देखना होगा कि बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारी कितनी राहत दे पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दरभंगा से विपिन, कटिहार से सुब्रत और अररिया से सतीश की रिपोर्ट।
चलिए बक्सर की बात करते हैं। दियारा इलाके में रहने वाले जो ग्रामीण हैं, बाढ़ का खतरा वहां भी मंडरा रहा है, काफी डरे हुए हैं। दरअसल गंगा नदी उफान पर है और फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 7.5 मीटर नीचे है। आने वाले समय में इस तरह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो दियारा के दर्जनों गांव के सामने विकट स्थिति पैदा हो सकती है। जारी पर खेत लेते हैं, लेकर हम लोग बोते हैं, जियते हैं, खाते हैं सब बाल बच्चा, और उसके बाद मर जाते हैं, सब एथू हो जाता है, डूब जाता है। डूबने के बाद हम अपना बाल बच्चा ले जाकर उधर चले जाते हैं। यही सब बारिश के पानी से बहुत क्षति होता है हम लोग को। ना खेती बाड़ी होता है, ना मछली मराता है, ना कुछ होता है। खाने पीने को भी समस्या हल होता है। सरकार आता है, थाना आता है, पुलिस आता है, कुछ नहीं करता है। और बड़ी खबर आ रही है सुपौल से, जहां जमीन विवाद में जिंदा जलाया गया है पति पत्नी को और बच्चों ने चाचा पर आरोप लगाया है जिंदा जलाने का। सदर थाने के चकला निर्मली की यह घटना है। सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर, जमीन विवाद में खूनी खेल, और अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, अपडेट बताएं। जिस तरीके से विभत्स घटना सामने आई उसमें बच्चों का स्पष्ट आरोप है कि उसके चाचा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। और दोनों, इसमें जो मृतक है उसमें एक पुरुष जो है वो पैरालिसिस का शिकार थे और लंबे समय से बेड पर थे वो, और उसकी पत्नी उनके साथ रहा करती थी। लेकिन देर रात उनको जला दिया गया है। बच्चों ने स्पष्ट बताया कि ये लगातार विवाद शुरू से ही चल रहा था और पुलिस इसमें जांच कर रही है, क्योंकि जमीनी विवाद का मामला है। और बच्चों के द्वारा स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है अपने चाचा पर ही कि उन्होंने ही जिंदा जला दिया है। और पुलिस ने, चूंकि सब पूरी तरह से जल चुका है और जिस कारण से पुलिस एफएसएल की टीम को बुलाकर मामले की जांच करवा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और मुजफ्फरपुर में प्यार में धोखा और न्याय न मिलने से परेशान ग्रेजुएशन की एक छात्रा ने जान दे दी। घटना से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल प्यार में धोखे से परेशान छात्रा ने प्रेमी के खिलाफ जनवरी में कटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आरोपी उसे धमकाता रहा। इसी बीच छात्रा ने गले में दुपट्टा बांधकर खुदकुशी कर ली। मुदाले उसमें किया गया तो 9 मुदाले है, 5 महीना हो गया, 6 महीना धमकी उमकी देता था। तो हम लोग थाना प्रभारी को जाते थे कहने कि सर थोड़ा मदद कीजिए, मदद गुहार लगाते थे। एक बार नहीं किसी को सुना, पैसा लेकर ही दरोगा घुसखोर है। हम कहते कहते थक गए, घुसखोर है, पूरा पैसा लेकर ही केस को चपट करने में लगा हुआ। और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन की समस्या का निदान मखाना उद्योग से ही होगा, क्योंकि इसके साथ मछली, कमल फूल और सिंघाड़ा की खेती होती है। उन्होंने कहा कि मखाना की उपज सिर्फ मिथिला क्षेत्र में होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है। इस दौरान अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह ने लोकसभा में प्रश्न उठाने के लिए सांसद गोपाल जी ठाकुर को धन्यवाद दिया। हम लोग सोचते हैं कि सर के आशीर्वाद से इस मखाना अनुसंधान केंद्र का, जो कि एक मखाना अनुसंधान केंद्र इस उत्तरांचल के लिए जो अपना ये उत्तर बिहार है, इसकी एक धरोहर है। इस धरोहर में और फूल लगाने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए सर का आशीर्वाद और सर की ये हमेशा एक रही है इच्छा शुरू से ही, जब से सर इसको देखे हैं इस केंद्र को, इस केंद्र की विकास और बढ़नी चाहिए। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।